बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी जो सी है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल है, गोल्स है, स्ट्रेटजी है जो हमें गाइड करती है इंटरेक्शन जो दूसरी हम कंट्री के साथ करते हैं और इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ करते हैं। यानी कि किसी भी मुल्क के का एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ जो इंटरेक्शन है, जो हम उनके साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं, वो असल में फॉरेन पॉलिसी जो सी है वो कंसिडर की जाती है। अब इसके अंदर अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो मेन चीज़ें हैं वो हैं, इसके अंदर है जियो पॉलिटिकल लोकेशन है। जो हम देखेंगे कि इसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन क्या है, इसकी सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, रिलेशन इंडिया के साथ हमारे कैसे हैं, हमारे अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं, और सी पैक के ऊपर भी हम बात करेंगे कि सी पैक जो सी है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रिलेशन विद यूएस के साथ करेंगे कि उसके साथ हमारे रिलेशन किस तरीके से माजी में थे और अब कैसे हैं और फ्यूचर में हमारे कैसे होने चाहिए। हम न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, इसको किस तरीके से मजीद जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा है और किया गया है, और हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में भी बात करेंगे। अब जो मेन चीज़ है फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो है फैक्टर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है और इसके एक्टर्स क्या हैं। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न था जो मैंने पहले जिक्र किया। सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर हमने बताना ये होता है कि हमारे जो हमारे सिटीज़न हैं उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट तो नहीं है किसी किस्म से। अगर वो थ्रेट है तो हम उसके ऊपर भी उसको दूर करने के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर हम पॉलिसी बनाते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके जो पॉलिसी बनाते हैं। हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर भी हम जो है वो पॉलिसी बनाते हैं, इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, इसको हम तरजीह देते हैं। और हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़ा अहम है किसी भी फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में क्योंकि ये इकोनॉमिक जो कि इसके अंदर जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसके अंदर हमने ट्रेड रिलेशन देखने होते हैं कि हमने ट्रेड रिलेशन हमने किस तरीके से हमने डेवलप करने हैं दूसरी कंट्री के साथ। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखना होता है और असेस टू रिसोर्स को हमने देखना होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के बनाने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। इसी के तरीके से हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और वैल्यूज़ को देखना होता है, जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को देखना होता है, और इस तरह हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखना होता है। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर हमने जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व होती है, इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी को। तो ये चीज़ें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इसके अंदर देखें कि एक्टर कौन कौन से हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो इसमें सबसे बड़ा जो एक्टर है वो है स्टेट। यानी किसी भी जो कंट्री का जो सबसे अहम एक्टर है वो है स्टेट है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद डिप्लोमेटिक कॉर्प्स हैं और मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो ये वो एक्टर्स हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब स्टेट की बात की जाए तो स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हम इंगेज करते हैं डिप्लोमेटिक और इकोनॉमी और मिलिट्री इंटरेक्शन किसी भी इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और IMF है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वो प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स ऑफ फैसिलिटेटेड कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करता है किसी भी स्टेट के इश्यूज के ऊपर, जो मुख्तलिफ किस्म के किसी भी स्टेट में इशू होते हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर क्या है, इसमें NGOs वगैरह हैं, ठीक है, और इसमें एक्टिविज्म है और दूसरी किस्म की NGOs हैं जो किसी भी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो इसके ऊपर भी पॉलिसी बड़ी एहतियात से बनाई जाती है। अब एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो रिप्रेजेंट करती है स्टेट किसी भी ग्रुप को, स्टेट के ग्रुप को जो काम करते हैं इकट्ठे मिलकर और चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, बताते हैं चैलेंज के बारे में कि किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है, और ये प्रमोट करते हैं रीजनल इंटीग्रेशन को।
اور اگر ہم ڈپلومیٹک کورس کی بات کریں تو ڈپلومیٹک کورس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ڈپلومیٹک اینڈ فارن منسٹری، جو بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن کو، کہ کس طریقے سے ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ ریلیشن کر سکتے ہیں، آپس میں کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم جو ہے وہ نیگوشیشن کر سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ملٹری اور سیکورٹی فورسز کا بھی اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا ہے کسی بھی فارن پالیسی کے اندر کسی بھی ملک کی۔ اب ہم فارن پالیسی کی بات کریں تو مزید اس کے ڈرائیورز ہوتے ہیں فارن پالیسی کے، اور ہم پاکستان کے لحاظ سے بات کریں گے کہ ڈرائیور اور پاکستان فارن پالیسی کے کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں سیکورٹی کنسرن ہے، سیکورٹی کنسرن کے اندر ہم تین چیزوں کو بڑا جو ہے وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، جس کے اندر ٹینشن ود انڈیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹینشن رہی ہے، کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ رہی ہے، کوئی نہ کوئی کنفلکٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ، مین وجہ جو ہے وہ ہے کشمیر، یعنی ان ریزولو ایشو ہے جو کشمیر کا، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن میں رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑے کے اندر ہی ہمارا جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ریجنل، اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریجنل انسٹیبلٹی۔ ریجنل انسٹیبلٹی بھی جو ہے وہ بڑا فارن پالیسی کے اندر ڈرائیورز کے پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کاؤنٹر ٹیررزم کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب اسٹریٹجک الائنس جو ان سے ہے، اس کی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ ریلیشن کس طریقے سے ہے اور کس بیس پر ہے، اور کیوں ہم اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ مزید ریلیشن اب اچھا کر سکتے ہیں۔ سب سے مین وجہ جو سی ہے چائنا کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن اچھا رکھنے کی فارن پالیسی کے اندر، وہ ہے سی پیک، کیونکہ یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ دینے کے لیے۔ اور ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ بھی ریلیشن دیکھنا ہے کہ ریلیشن ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ماضی میں کس طریقے سے تھا، جب کولڈ وار تھی اس وقت ہم نے ان کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھا، اور پھر ہم نے ابھی موجودہ ہم نے ریلیشن دیکھنا ہے، 9/11 کے بعد کا ریلیشن دیکھنا ہے، اور درمیان میں جب ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھا تھا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اس کو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم پاکستان کی مزید فارن پالیسی کو امپروو کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کیسا کیسا ریلیشن رکھنا ہے۔ یعنی میں کہوں گا کہ اگر ریلیشن رکھنا ہے تو ڈپلومیٹک ریلیشن ہونا چاہیے کہ سب کے ساتھ مساوی طریقے سے چلیں، کسی کو ہم اپنا دشمن نہ بنائیں، اور سب کے ساتھ اکنومیکل طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑی جو چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے اکانومی کا۔ اگر ہم اکانومی کے طور پر اسٹرانگ ہوں گے تو ہم کسی سے مزید بات کرنے کے قابل ہوں گے، ہمیں اپنے اس چیز پر فوکس رکھنا ہے۔ اب ریجنل ڈائنامکس کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اور ایران کے ساتھ ہمارے آپس میں کیا ریلیشن ہے، ان کو مزید ہم کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کا ہمیں ایز اے ٹیررسٹ جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کس بیس پر جو ہے ہم افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن خراب ہو رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں، ہم نے ایران کے ساتھ ریلیشن کیسے مزید بہتر کرنے، کیونکہ یہ دونوں کنٹری ہمارے نیبر کے اندر موجود ہیں۔ اب اکنامک انٹرسٹ کی بات کی جائے تو پھر چائنا کی بات آتی ہے، کیونکہ چائنا جو ہے جو ایک میجر ایسی کنٹری ہے جو پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انرجی پروجیکٹ، انڈسٹریل زون بنانے میں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر ہم ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بات کریں، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنی جو ٹریڈ ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ رکھے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ رکھے، اور ساؤتھرن ایشیا کے ساتھ رکھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے بارڈر کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اب پاکستان کا جو نیوکلیر پلان ہے وہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا کی جو اگریسو ایکسٹرنل جو اگریشن ہے، جو اس کا بارڈر کراس جو ہے وہ ٹیررزم ہے، ٹھیک ہے، جو روز بہ روز جو ہے وہ جھڑپیں ہوتی ہیں، تو اس لیے نیوکلیر جو ہمارا جو پلان ہے اس کو مزید انہانس کر کے ہمیں اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فارن پالیسی کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسلامک آئیڈینٹی کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن کن ممالک کے ساتھ، بلکہ ہم تمام اسلامی کنٹری کے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور بڑے اچھے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہے، ان کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسی کو مزید انہانس کرنا چاہیے۔ اگر ہم کی پلیئر دیکھیں پاکستان کے اندر فارن پالیسی کے اندر، تو اس میں پرائم منسٹر ہے اور کیبنٹ ہے، اور اس کے اندر فارن منسٹر ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے اندر ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے اندر ہمارا سول سوسائٹی اینڈ میڈیا ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل الائی اینڈ پارٹنرز ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے کن کیا فیزز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے، تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ 1947 اور 1950 کے اندر پاکستان کی فارن پالیسی کیا تھی، اور ہم نے کن کے ساتھ اپنا اتحاد رکھا اور کن کے ساتھ ہم نے اتحاد نہیں رکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر ارلی ایئر 1947 اور 1950 کے اندر
पाकिस्तान ने अपने रिलेशन रखे वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, और ये जो यूनाइटेड स्टेट था, और ईस्टर्न ब्लॉक के साथ रखे जो साउथ यूनियन था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को दोनों के साथ रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी थे, और पाकिस्तान ने फिर रखे। अब अलाइनमेंट जो अगर देखी जाए विद यूनाइटेड स्टेट 1950 से 1960 के दौरान, इस दौरान क्योंकि कोल्ड वार का इरा था, पाकिस्तान ने अपने क्लोज रिलेशन रखा यूनाइटेड स्टेट के साथ, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम इकोनॉमिक और मिलिट्री हमें एड जोन सी है वो वसूल होती थी उस वक्त के जोन सा वो अगेंस्ट द कम्युनिज्म के, और पाकिस्तान ने फिर अपना बड़ा अहम फ्रंट जो सा वो लाइन स्टेट के तौर पर कोल्ड वार में अपना अहम किरदार अदा किया। इसी के तरीके से हम देखें कि 1960 और 70 के डेकेड के अंदर के पाकिस्तान ने जो अलाइनमेंट थी उसको इसने इग्नोर किया, यानी कि इसको शिफ्ट टू नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ किसी किस्म की कोई अलाइनमेंट नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त सीखा, क्या सीखा, वो ये सीखा कि पाकिस्तान का 1971 के अंदर पाकिस्तान का जो एक भाई था जो बाद में बांग्लादेश बन गया, जिसको हमने ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया, नाम से वो जाना जाता था, आज बांग्लादेश बन गया। फिर पाकिस्तान इस सोचने पे मजबूर हो गया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करें, फिर हमने किसी किस्म से कोई भी किसी कंट्री के साथ अलाइनमेंट नहीं रखी। अब हम आगे चलते हैं कि इस्लामिक आइडेंटिटी और रीजनल डायनेमिक्स जो 1980 और 1990 के अंदर जो का जो डेकेड है, इसका जो ड्यूरेशन था, इसके अंदर सोवियत यूनियन ने क्योंकि हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर 1979 के अंदर, इसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आया, उसकी लैंडस्केप चेंज लेकर आया, और फिर उसने अमेरिका की भी जो सी है वो यूनाइटेड स्टेट जो है उसकी भी हमायत हासिल थी, सऊदी अरब की भी थी, जो दूसरे अलाइज थे उनके साथ भी इसकी भी हमायत हासिल थी। लेकिन इस दौरान जो है वो कश्मीर के इशू और फ़लस्तीन के इशू पर पाकिस्तान का कोई फॉरेन पॉलिसी की जो डिस्कोर्स है उसके ऊपर इतनी कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सके। अब पोस्ट 9/11 के अंदर और वार ऑफ टेरर का जो दौर था, ये भी बड़ा एक अहम जोन सा वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज हुआ, इसका बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान जो सा है वो पाकिस्तान जो है इसने अपना किरदार अदा किया अफगान कन्फ्लिक्ट के अंदर, और सपोर्ट किया यूएस मिलिट्री ऑपरेशन को, और कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म इफेक्ट हैव ब्रॉट द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट एंड द डोमेस्टिक चैलेंजेस। तो इसके अंदर बहुत से पाकिस्तान को भी जो सा वो चीज़ें बाद में फेस करनी पड़ी, जो आज भी हम कर रहे हैं, कि जंग जो सी थी वो अमेरिका की थी और हमने उसको अपने गले में डाल लिया, और अब हम उसको फेस कर रहे हैं, और बहुत से चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो के कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो सी है वो अपना किरदार अदा कर रही है, तो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो सी वो ये है कि हम रोज़ बरोज़ सुनते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो सा वो पाकिस्तान जो सा वो हमेशा स्टैंड लेता है, और पाकिस्तान को हमेशा स्टैंड लेना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी शारग है। लेकिन इस टाइम मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारा है, तो हमने इसके बारे में सोचना है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो अहम ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाई कि वो भी चाइना और इंडिया आपस में दुश्मन है, लेकिन वो अपनी ट्रेड रखते हैं, वो अपनी तजारत जो है उन्होंने कंटिन्यू रखी है, और इस वक्त भारत जो है वो दुनिया का सबसे उभरता हुआ जो है वो इकोनॉमिकल पावर बनकर सामने आ गया है। तो हमें भी अपनी कम से कम 10 साल तक अपनी इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक तरीके से और या बैक चैनल पर हम इसकी आवाज़ हमेशा बुलंद रखनी चाहिए, और जब टाइम आएगा तो इंशाअल्लाह हम कश्मीर भी ले लेंगे। लेकिन इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, जब आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, और हम मज़ीद जो है वो कोई भी अच्छा स्टेप ले सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का। तो इजाज़त दीजिए, आपका पाकिस्तान का बेटा उस्मान कासिम। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाजमी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दोबारा दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा, और हम पूरी दुनिया में छाएंगे और इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे, और वही हकूक़ सबको मिलेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद तमाम गैर मुस्लिमों को भी दिए। तमाम हकूक़ सबके लिए बराबर होंगे, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अमन और पीस और मोहब्बत का प्रचार होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।